तो पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए रेड के बाद आज स्टेट पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली, यूपी, गुजरात, एमपी, कर्नाटक समेत 8 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ एक्शन हुआ है, जिसमें यूपी के लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर समेत 8 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इन छापों में एनआईए और एसटीएफ शामिल है। सबसे बड़ी छापेमारी कर्नाटक में हुई, जहां पीएफआई और एसडीपीआई के करीब 45 लोगों को हिरासत में लिया गया है। असम के 8 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारकर 21 लोगों को पकड़ा गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे और शोलापुर में भी पीएफआई के ठिकानों पर रेड डाली गई है। तो देर रात से चल रहे इस एक्शन को इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। ताबड़तोड़ रेड के साथ साथ गिरफ्तारियां और पीएफआई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जितेंद्र बहादुर और रवीश पाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद का जल्दी से पहले रुख करते हुए, अरविंद, एक एक चीजें, वो दस्तावेज खंगाले गए, कई कनेक्शन ऐसे सामने आए और उसके बाद अब अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी हुई है और गिरफ्तारियां हुई हैं, हिरासत में लोग लिए गए हैं। अब आगे और क्या कार्रवाई, और अभी तक की कार्रवाई में सबसे अगर प्रमुख बातें कही जाए, कौन सी बड़ी बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई? देखिए अर्पिता, आपने जो सवाल पूछा आगे क्या कार्रवाई, तो देखिए 2-3 अपडेट्स हैं दिल्ली से, वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। सबसे पहला बड़ा अपडेट तो ये है कि कल देर रात जो छापेमारी हुई थी उसमें 30 लोग गिरफ्तार हुए थे। लेकिन दूसरी जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि 19 सितंबर से 17 नवंबर तक जामिया नगर इलाके में 144 धारा लागू है। और अंदेशा ये है, जो दिल्ली पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन की आड़ में कोई बड़ी साजिश हो सकती है, इसलिए जामिया नगर और साउथ ईस्ट जो दिल्ली इलाका है वहां पर अगले 60 दिनों तक मशाल जुलूस, मोमबत्ती जो रैली है उसको लेकर टॉर्च जुलूस, इन सभी पर पाबंदी लगा दी गई है। इस वक्त मैं जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर मौजूद हूं और जामिया यूनिवर्सिटी ने बकायदा अपने स्टूडेंट को सख्त एक सर्कुलर जारी करके ये बताया है कि जामिया नगर इलाके में 144 धारा लागू है, कोई भी अगर गैदरिंग करता है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पीएफआई से रिलेटेड ये सर्कुलर नहीं है, लेकिन ये 144 धारा लागू होना पीएफआई का जब रेड चल रहा है इसके आसपास, इससे संकेत साफ है कि जो एक्शन है वो काफी बड़ा होने वाला है। और दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर तमाम वो तैयारियां पूरी कर ली है। इस वक्त मैं जामिया नगर इलाके में मौजूद हूं। ठीक है, आप तस्वीरें दिखाइएगा, लौटेंगे आपके पास अरविंद। इस बीच रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं भोपाल से। रवीश, मध्य प्रदेश में किस तरह की और कहां पर कार्रवाई, क्योंकि पिछली बार जो फर्स्ट राउंड था उसमें भी मध्य प्रदेश में काफी फोकस था। बिल्कुल, पिछले राउंड में अगर देखा जाए तो जहां इंदौर और उज्जैन में कार्रवाई हुई थी, तो आज कार्रवाई का दायरा थोड़ा बड़ा हुआ है। पिछली कार्रवाई सीधे सीधे एनआईए ने की थी, आज कार्रवाई जो हुई है वो एनआईए के इनपुट के बाद राज्य पुलिस की एटीएस ने की है। और आज जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में कार्रवाई हुई है। भोपाल जो राजधानी है वहां तो हुई है, लेकिन इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, श्योपुर, शाहजहांपुर, इन तमाम जगहों पर भी एटीएस ने आज कार्रवाई करते हुए कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। मैं भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में इस समय मौजूद हूं। यहाँ पे ये एक पुराना जो पूरा इलाका पुराने भोपाल का, उसका करीब मंजिल ये मकान है। इस मकान में एसडीपीआई का दफ्तर है और एसडीपीआई के इसी दफ्तर पे आज देर रात जो है कार्रवाई करते हुए अब्दुल बेलन नाम के एक शख्स को जो है एटीएस ने हिरासत में लिया है। और अंदर की हम तस्वीर दिखाते हैं जहां से इस शख्स को हिरासत में लिया गया है। और ये जो पूरा दफ्तर बना हुआ है एसडीपीआई का, ये प्रदेश कार्यालय बताया जा रहा है, जो कि पीएफआई की जो राजनीतिक इकाई है एसडीपीआई, उसका प्रदेश कार्यालय है। और यहां से उस शख्स को देर रात एटीएस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल एटीएस कहां इनको लेकर के गई है ये बता नहीं रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। पिछला जो हमने कार्रवाई देखी थी एनआईए की, उसमें जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन चारों ने जो बातें बताई है कोर्ट में, क्योंकि उनकी पेशी हुई थी, 30 सितंबर तक की उनकी रिमांड है और उस रिमांड के तहत उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एनआईए लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और उनसे पूछताछ के आधार पे जो राज्य पुलिस की एटीएस है उसको सूचनाएं भेजी गई थी, साझा की गई थी और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। आप अंदाजा देखिए, लगाइए कि जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था
उनसे पूछताछ के बाद 21 लोगों को आज हिरासत में लिया गया है। तो ये दायरा बड़ा है और ये सभी 21 जो है वो पीएफआई या उससे जुड़े हुए संगठन के लोग हैं। शाहजहांपुर में जिस शख्स को हिरासत में लिया है वो उसने तो हाल ही में पार्षद का चुनाव जीता है, उसे हिरासत में लिया है एटीएस ने। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की कार्रवाई कितनी बड़ी है। ठीक है रवीश, आप रहिए जरा साथ। इस बीच अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके, सकाई राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन जितेंद्र का रुख करते हुए, जितेंद्र, कई कार्रवाइयां हुई, पिछली बार भी 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, अलग अलग जगहों पर रेड आज भी चली और वहां पर भी गिरफ्तारियां और हिरासत में लोग लिए गए हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब बैन किया जा सकता है, इसकी संभावना कितनी दिखती है आपको? किस तरीके के दस्तावेज, किस तरीके के सबूत हासिल हुए हैं जिसके बाद संभावना कितनी गहराती है कि बैन लग सकता है पीएफआई पर? देखिए अर्पिता, आज जो कार्रवाई हो रही है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर, वो है जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की है, उनके खिलाफ हो रही, क्योंकि दूसरे राउंड में उन तमाम लोगों से जो पहले राउंड में पूछताछ हुई थी उसके बाद जो खुलासे हुए थे, इस बार उन्हीं के ऊपर कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई राज्यों में एक साथ जो ऑपरेशन किया गया, इसको भी ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन मिडनाइट, क्योंकि 3 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू किया गया और 6 से 7 बजे के आसपास लगभग कई राज्यों में इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले राउंड में जो रिंग लीडर हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, उन लोगों से पूछताछ हुई। एनआईए ने उनसे कई घंटे तक आमने सामने बैठा करके पूछताछ किया। उसके आधार पर जो महत्वपूर्ण इनपुट मिले, राज्यों के एटीएस और एसटीएफ को शेयर किए गए, उसके आधार पर इस तरीके की आज छापेमारी की गई। 170 से ज्यादा लोगों को या तो डिटेन किया गया है या फिर उनमें से कई लोगों को अलग अलग राज्यों में, जो कि 8 राज्य हैं, वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे इन लोगों से पूछताछ होगी, उसके बाद जो है आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय लगातार इन तमाम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और जो अब तक के इनपुट आए हैं, जो एनआईए ने पूछताछ किया है 45 लोगों से, इसके अलावा ईडी और राज्यों की पुलिस जो पहले राउंड में 61 लोगों से उन लोगों ने पूछताछ किया है, उसके बाद जो इनपुट आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि एनआईए के इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय कड़ा कदम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ उठा सकता है। गृह मंत्रालय के सुपरविजन में ये दोनों राउंड्स किए गए हैं। सगई राज मेरे सहयोगी बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। सगई, देखिए, जिस राज्य में आप मौजूद हैं वहां पर पीएफआई की पर दोनों राउंड्स में सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, लेकिन इस दूसरे राउंड में क्या कुछ पहले राउंड से अलग दिखाई दे रहा है? कहां कहां पर रेड डाली गई है, कहां पर कितनी गिरफ्तारियां और कितने लोग हिरासत में? ना, पहले रेड जो हुआ था वो एनआईए ने किया था। अभी जो सेकेंड अरेस्ट जो हुआ है वो पुलिस का कार्यवाही है। यहाँ पे जो पुलिस ने अरेस्ट किया है, सब पीएफआई वर्कर्स और लीडर्स का अरेस्ट हुआ है। गुलबर्गा से लेकर चामराजनगर तक और मैसूर से लेकर बीदर तक हर जिले में पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। आप जान सकते हैं कि तमिलनाडु और केरल में 2 इंसिडेंट हुआ था जहां पे वायलेंस हुआ था। पेट्रोल बम का घर के आरएसएस वर्कर के घर के ऊपर फेंके हुए थे। उसके मुताबिक यहाँ पे प्रिवेंशन एक्शन लिया था, जहां पे इन लोगों को डिटेन करके तहसीलदार के सामने इन लोगों को प्रोड्यूस करेंगे और उन लोगों को एक बॉन्ड में श्योरिटी देना पड़ेगा तहसीलदार के सामने कि वो लोग जिस भी वायलेंस और जिस भी इलीगल एक्टिविटीज में वो उनके सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे वायलेंस हो, जैसे प्रोटेस्ट हो, ऐसे इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं होंगे करके एक श्योरिटी देना है बॉन्ड पेपर में। उसके बाद पुलिस डिसाइड करेगा इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना है क्या नहीं। अभी फिलहाल के लिए पुलिस का रेड हो रहा है कर्नाटक में। जो पहला रेड था वो एनआईए का था। अभी सेकेंड रेड जो हुआ है वो पुलिस का एक्शन था, जहां पे पीएफआई लीडर्स और वर्कर्स को इन लोगों ने डिटेन किया है ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स पे। प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, अमित भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आप शाहीन बाग में हैं क्योंकि वहां पर संवेदनशील वो इलाका और कहा जा रहा था कि वहां पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। वहां पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, प्रदर्शन भी हमने देखे वहां पर करते हुए लोगों को। फिलहाल कितनी गिरफ्तारियां वहां से हुई हैं, स्थिति क्या है? जैसा जितेंद्र बता रहे थे, अलग अलग जगहों पर धारा 144 भी लगाई गई। क्या ये प्रबंध, ये इंतजाम भी वहां हुए? देखिए अर्पिता, निश्चित तौर पे देश भर में राउंड 2 की कार्रवाई एनआईए और एनआईए के इनपुट्स पे, और इस बार अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तस्वीर बड़ी हो गई है, क्योंकि पिछली दफे जो फोकस था इन पूरे रेड्स का और क्रैकडाउन का वो शाहीन बाग था, जहां पे पीएफआई का
नेशनल हेडक्वार्टर लोकेटेड है और वहीं पे परवेज अहमद का घर है, उससे कुछ दूरी पे, नेशनल हेडक्वार्टर की कुछ दूरी पे। लेकिन इस बार शाहीन बाग से लेके रोहिणी, निजामुद्दीन और आउटर दिल्ली में भी रेड्स किए गए हैं एनआईए के इनपुट्स पे। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो अर्पिता देखिए, इस वक्त चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था शाहीन बाग के इलाकों में। और यही वजह कि आज सुबह शाहीन बाग से जो पैरामिलिट्री फोर्स है और दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो बड़ी संख्या में उन्होंने पेट्रोलिंग मार्च शुरू किया था। इस वक्त आप इन जवानों को देख रहे हैं, ये कालिंदी पार्क पे स्टेशन है और पूरा इलाका, पूरा नेबरहुड शाहीन बाग पुलिस स्टेशन से होते हुए बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है और पैरामिलिट्री फोर्स है वो इन गलियों से होते हुए मेन सड़क तक आती है। ये शाहीन बाग का मेन सड़क है। आप एनआईए रेड के बाद आज स्टेट पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली, यूपी, गुजरात, एमपी, कर्नाटक समेत 8 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ एक्शन हुआ है। यूपी के लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर समेत 8 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इन छापों में एनआईए और एसटीएफ शामिल है। सबसे बड़ी छापेमारी कर्नाटक में, जहां पीएफआई और एसडीपीआई के करीब 45 लोगों को पकड़ा गया। असम के 8 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारकर 21 लोगों को पकड़ा गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे और शोलापुर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इसे पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 माना जा रहा है। दिल्ली, कर्नाटक में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। असम भी वो केंद्र है जहां पर पीएफआई पर एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र में भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के जामिया इलाके में धारा 144 लागू की गई है। स्थिति को देखते हुए जहां पर गैदरिंग नहीं हो सकती, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, धरने प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश की आशंका लग रही थी। जामिया यूनिवर्सिटी के पास प्रदर्शन पर भी पाबंदी कर दी गई है। कोई कैंडल मार्च लेकर नहीं निकल सकता। तो दिल्ली के जामिया इलाके में धारा 144 लागू की गई है। शाहीन बाग जामिया इलाका जहां पर रेड हुआ, आपको बता दें 3 बजे से ये रेड सुबह तकरीबन 6 बजे तक चली। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह हुई कि दिल्ली के जामिया इलाके में धारा 144 लागू किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के देशव्यापी नेटवर्क पे केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। राउंड 2 के रेड्स और अरेस्ट का दौर आज रात को शुरू हुआ। बताया जा रहा है सोर्सेस के हिसाब से कि अलग अलग राज्यों में, तकरीबन 8 राज्यों में ये कार्रवाई शुरू हुई। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग अलग नेबरहुड्स में एक बार फिर से एनआईए के इनपुट्स पे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रेड्स किए। और इस वक्त जामिया नगर और शाहीन बाग के इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों ने बाकायदा पेट्रोलिंग मार्च निकाला। हमें बताया जा रहा है कि शाहीन बाग पुलिस थाने से होकर ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो इस वक्त आपको कालिंदी कुंज के पास दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए, ये तमाम जवान असल में शाहीन बाग पुलिस थाने से मार्च निकालते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए, अलग अलग गलियों से गुजरते हुए अंततः कालिंदी कुंज के पॉइंट तक पहुंचे, कालिंदी पार्क तक पहुंचे। और दिल्ली पुलिस के जवान इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ घूम रहे थे। आज तक पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। असल में एहतियातन भी ये मार्च किया गया था। पिछली दफे जब राउंड 1 में क्रैकडाउन किया गया पीएफआई के नेटवर्क पे, तो तमिलनाडु और केरल में जबरदस्त प्रदर्शन दिखा था। तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुआ। पीएफआई के कई सारे एक्टिविस्ट पे ये आरोप लगा कि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं के घरों पे हमला करने का प्रयास किया था। और उसके बाद एहतियातन देश भर में लोकल पुलिस फोर्सेस ने राउंड 2 के क्रैकडाउन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए मुस्तैदी दिखाई। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग में कुछ इस तरह से बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मार्च निकाला। और कहीं ना कहीं कारण दो है कि रेड्स के दौरान किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो और रेड्स के बाद, अरेस्ट के बाद कोई भी व्यक्ति पीस एंड हार्मनी को, शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश ना करे। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।
और राजस्थान में पिक्चर अभी बाकी है। तो कांग्रेस अध्यक्ष के कड़े रुख के बाद गहलोत गुट के विधायकों के तेवर नरम पड़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक कई विधायक अब खुलकर बोलने लगे हैं कि आलाकमान का हर फैसला मंजूर होगा। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल के बयान की आलोचना कर दी है। मदेरणा इस वक्त विधायक दिव्या मदेरणा ने धारीवाल की आलोचना की है। कांग्रेस अध्यक्ष सख्त रुख के बाद नरम पड़ गए हैं कई एमएलए। शरद कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, देखिए अब थोड़ा सा पासा पलटता और गेम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब अब सीधे आला कमान ने नाराजगी जाहिर की तो कई एमएलए पलट गए। कौन कौन है वो लोग जो अब पहले अपने बयानों से उनका रुख बदला हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से सियासत चल रही थी, एमएलए के पलटने का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वहाँ कहा गया था कि इतने सारे विधायक हमारे साथ हैं, वो पलटने लगे हैं। हमारे साथ दिव्या मदेरणा है। दिव्या मदेरणा जी, आप बताइए कि कौन गद्दार है, कौन वफादार है? क्योंकि इस तरह का चल रहा है कि कांग्रेस में कि शांति धारीवाल कह रहे हैं कि गद्दारों को हम सीएम नहीं बनने देंगे। अभी के जो घटनाक्रम में गद्दारी करी है वो तो स्वयं शांति धारीवाल और महेश जोशी जी ने करी है। संसदीय कार्य मंत्री होकर और चीफ विप होकर सीएलपी की मीटिंग में नहीं आते। वो अपने यहां पर स्टेज सजाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, हाईकमान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उनके शब्द देखे आपने क्या थे? हाईकमान ऐसे नहीं मानेगा, हाईकमान बता दे। अरे क्या बताते? उसी हाईकमान के वरदहस्त से आप 98 में कभी ना मंत्री रहे, उसी हाईकमान के वरदहस्त से आप 2018 में मंत्री रहे, उसी हाईकमान के वरदहस्त से आप 2008 में मंत्री रहे, और आप आज हाईकमान को धत्ता बता रहे हैं। इतने बड़े हो गए आप। महेश जोशी जी एक पद और दो पद की बातें करने वाले, कैबिनेट रैंक के 2 पद लेकर बैठे। कैबिनेट रैंक के कोई क्यों नहीं पूछता? क्यों? ऐसे क्या उनमें हीरे जड़े हैं जो 2 पद लेके बैठेंगे? वो खुद फोन करते हैं विधायकों को कि सीएलपी की मीटिंग है 7 बजे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचिए, और खुद ही नदारत हो जाते हैं। और खुद अगले दिन दूसरे विधायकों को फोन कर शांति धारीवाल जी के घर बुलाते हैं। ठीक है, आपने बुला लिया, लेकिन फिर आप आते सीएलपी की मीटिंग में क्यों नहीं आए? आज अगर सबसे ज्यादा कोई विक्टिम है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो रहा है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो शांति धारीवाल और महेश जोशी जी। तो अजय माकन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सचिन पायलट के सीएम बनाने के लिए साजिश करने आए थे। अच्छा, उनके पास में कौन सा ब्रह्मास्त्र है कि उनको पता लग गया कि ऐसा होगा? कैसे मान लिया उन्होंने? आप मिले ही नहीं, आप आला कमान का प्रस्ताव पारित करने को तैयार ही नहीं, 1 to 1 विधायकों को आप मिलने नहीं देना चाहते, बाड़ाबंदी करके आप बैठ गए। अब विधायकों के पास जाइए, आप मीडिया ट्रायल करिए, एक एक विधायक के घर पहुंच जाइए आप कैमरा मीडिया लेकर। मैं बता दूं, अगर कोई भी विधायक ये कहे कि हम आला कमान के निर्णय के साथ नहीं, आप देखिए आज आ रहा है, सब निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आपने भ्रम का जाल, झूठ का जाल फैलाकर उनको बुलाया, वहां पर एक आवरण वहां पर बनाया, और आप हाईकमान को धत्ता बताना चाहते हैं क्योंकि आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को उनको कुछ लगा होगा कि सूट नहीं होता, इसलिए ये घटनाक्रम उन्होंने किया। वो कह रहे हैं एक लाइन का प्रस्ताव क्या होता है? एक लाइन का प्रस्ताव हम नहीं मानेंगे। एक लाइन का प्रस्ताव वो होता है जो 1998 में पारित हुआ था, जब इनको सीएम बनाया गया। नहीं तो तीनों टाइम ही सीएम तो मुख्यमंत्री जी बने थे, बट 1998 में एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ था, वही होता है 1998 वाला एक लाइन का प्रस्ताव। 1998 में क्यों मान्य था? हमने पिया था जहर का घूंट, और ऐसा जहर का घूंट पिया था कि उसकी कड़वाहट राजस्थान के किसान की आत्मा में आज तक है, लेकिन उफ नहीं करते, उफ नहीं करते। 2008 के अंदर यही जहर का घूंट सीपी जोशी जी ने पिया था, लेकिन उफ नहीं करी उन्होंने। 2018 में यही जहर का घूंट सचिन पायलट जी ने पिया, उफ नहीं करी। आज उसी 1 लाइन के रेजोल्यूशन से शांति धारीवाल जी को क्या तकलीफ है? वो तो मुख्यमंत्री की रेस में न कल थे न आज है, एक यूडीएच लेके बैठे। क्यों उनको 1 लाइन रेजोल्यूशन से आज तकलीफ है? अपनी जमीनी राजनीतिक जमीन को दुलमुल होते जब वो देख रहे हैं, तो इस तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। अजय माकन जी ने स्पष्ट कर दिया कि 1 लाइन का प्रस्ताव पारित कराने आए थे, और एक एक विधायक से उनकी राय लेकर सोनिया जी को दे दी। और सोनिया जी किसी का भी नाम अनाउंस करें, हमें मान्य होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए?
जो कह रहे हैं 102 में होना चाहिए, ये गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं। क्यों फिर 98 के अंदर हम क्यों मानते हैं वो जो निर्णय हुआ? क्यों माना 2008 के अंदर सीपी जोशी जी ने? क्यों माना 2018 के अंदर सचिन पायलट जी ने? इसलिए माना कि हम सब कांग्रेस के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। आज वो अनुशासन कहां गया? अंदर का सारा आक्रोश, गुस्सा एक साथ निकलकर बाहर आ रहा है। अनुशासनहीनता और कौन कांग्रेस का सगा है, किसने ठगा है, ये सब कुछ अब दिखाई दे रहा है। सियासत भी खेल ही है, जहां जीत के लिए हर दांव चले जाते हैं, विरोधी को हराने के लिए तमाम तिकड़म अपनाए जाते हैं। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस ने नए मुख्यमंत्री की कवायद में हर खेल खेल लिया है। और सियासत में बदलाव की वानगी जयपुर को पोलो मैदान पर भी ले गई, जहां गहलोत गुट के मंत्री खेलते खेलते मैदान में धड़ाम हो गए। कुछ उसी तरह जैसे दिल्ली की सख्ती के बाद विधायकों के तेवर ढीले पड़ गए। जोर आजमाइश है, गोल दागने की जिद है, प्रतिद्वंदिता है, उड़ना है, गिरना है। राजस्थान की सियासत भी पोलो की तरह हो गई है। राजस्थान संकट पर आला कमान के तेवर सख्त हुए तो चुनौती देने वाले गहलोत के खिलाड़ी भी कुछ इसी अंदाज में धड़ाम हुए। पोलो के इस मुकाबले में गहलोत के खासम खास और खेल मंत्री अशोक चांदना और घोर समर्थक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा मैच खेल रहे हैं, तो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी दर्शन दीर्घा में हैं, जिनके पास गहलोत गुट के विधायकों ने इस्तीफा सौंपकर दबाव बनाया। पोलो मैच ये एक अलग चीज है, ये पर्सनल लाइफ का हिस्सा है, वो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स का हिस्सा है। दोनों चीजें अलग है। जब मैच के लिए टाइम निकाला जा सकता है, आधे मैचेस मुझे छोड़ने पड़ते हैं जो शेड्यूल्ड मैचेस होते हैं, लेकिन पार्टी का कोई काम होता है, सरकार का कोई काम होता है, तो 50% मैचेस मुझे छोड़ने पड़ते हैं। आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता हुई है। मैंने पूर्व में कहा कि जो लीडर या जो नेता जो कुछ बोल रहे हैं उसका स्पष्टीकरण आप उनसे पूछें। रविवार को जब कांग्रेस अध्यक्ष के भेजे पर्यवेक्षक नए सीएम पर विधायकों की रायशुमारी करना चाहते थे, तो गहलोत गुट के करीब 70 विधायक बस में सवार होकर इस्तीफे का खेल खेलने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर जा पहुंचे थे। सब गहलोत के लिए हुंकार भर रहे थे, सब अपनी शर्तें बता रहे थे, सब पायलट को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे हैं कि ये जो 102, 108 एमएलए हैं, इनमें से किसी एक को 17 तारीख के बाद मीटिंग हो, हमारी भावना सुने, उसके बाद कोई फैसला करें, ऐसे नहीं। इनमें से एक को बना दे किसी को। हाँ बना दो, कौन मना कर रहा है? उनमें से नहीं। ये बात जो सच है वो है। रात भर का जोश सुबह तब ठंडा पड़ गया जब कांग्रेस अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपना लिया, इस्तीफे को अनुशासनहीनता बता दिया, तीनों शर्तों को खारिज कर दिया। 102 विधायक माकन साहब के साथ होटल में ठहरे हुए थे, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब देने के। कहा मैं उनको नहीं सुनता, आते तो सही मेरे पास। तो कब मना कर रहे हैं? माकन साहब यदि नहीं तो माकन साहब खुद चले जाते। माकन साहब भी तो हमारे बड़े भाई हैं, नेता है, प्रभारी हैं, और जब वो गए तो हम उनसे मिलके आए ना। कल जब वो माकन साहब वहां थे तो माकन साहब से मिलने मैं होटल में गया हूं, मेरियट में, मैं मिलकर आया हूं, डोटासरा जी मिलकर आए हैं, सीएम साहब गए, मैंने खुद ने माकन साहब से बात की, खड़गे साहब से बात की। गांधी परिवार के नाम पर जान देने को तैयार है हम लोग। और सुनिए, राहुल जी आज पैदल चल रहे हैं, देश में माहौल बन रहा है। राहुल जी जब महंगाई और गरीबी के खिलाफ आह्वान करेंगे फिर जाएंगे खून बहाने के लिए। फिर तो गहलोत खेमे के विधायकों की लाइन लग गई। कई विधायक खुलकर कहने लगे कि आला कमान के फैसले के साथ हैं। सुर बदल गए। इस्तीफे का खेल खेलने वाले आला कमान के फैसलों को सिर आंखों पर बिठाने लगे। वहाँ एक कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। आप लोगों क्या आपत्ति वहाँ पर सचिन पायलट से है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है सचिन पायलट से। सूचना सिर्फ इतनी दी गई थी कि सीएलपी की मीटिंग है, अधिकृत ऑब्जर्वर्स कांग्रेस प्रेसिडेंट के वहाँ भेजे में आपको विधायक दल में आना है, और न कोई एजेंडा स्पष्ट नहीं किया। गहलोत साहब का पक्ष में तो नहीं दिखाया, बस लिखा नहीं लिखा मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो लेट गई थी। चिट्ठी पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा। तो सिग्नेचर करा लिया गया? नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोई कर दिया, कोई कौन करे, कोई जरूरी नहीं, सभी कर दिया। जयपुर की लड़ाई पर अब दिल्ली में सुनवाई होनी है। रिपोर्ट पर फैसला होगा, अनुशासन तोड़ने पर एक्शन होगा, पर्दे के पीछे से खेल खेलने वालों तक भी संदेश जाएगा। जाहिर है कि पिक्चर अभी बाकी है।
कांग्रेस का द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा जो यहां से शुरू हुआ था उसकी सुबह हुई नहीं। सुबह होते होते कांग्रेस आला कमान ने अपना रुख कड़ा कर लिया कि गहलोत गुट के बागियों से किसी भी तरह का कोई समझौता या रायशुमारी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता की है। ऐसे में अब पूरा मामला कांग्रेस आलाकमान के पास है, जहां पर सोनिया गांधी को ब्रीफ कर दिया गया है और फैसला लिया जाना है कांग्रेस के राजस्थान के भविष्य को लेकर। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।